इमरान वसीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं और रिपोर्टिंग करते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पिछले 8-10 सालों से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हालात। तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा का 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो आप उनकी कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? देखें, इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। अच्छा, इनका जो टोटल टेन्योर है वो तकरीबन 1 साल का है। अभी तकरीबन 7 से 8 माह इनके टेन्योर को हो चुके हैं और 104 दिन के टेन्योर के बाकी हैं। अच्छा, मैं इनके टेन्योर को किस तरह से देखता हूँ, इनके टेन्योर में अगर आप मुझसे सीधा बातें पूछेंगे कि इन्होंने कौन से बड़े फैसले किए हैं या कौन से बड़े इक़दाम किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंपेयर करेंगे माजी के चीफ जस्टिस साहबान से के मुकाबले में, तो ये इनका जो दौर है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का वो काफ़ी ठंडा है। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स इन्होंने ज़रूर तय किए हैं, जैसा कि झूठे गवाहों के हवाले से एक फैसला दिया है कि कोई भी गवाह अदालत के अंदर आकर हलफ के उठाकर झूठा बयान देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस फैसले के बाद अब जो निचली अदालतें हैं उस सतह के ऊपर झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आपकी नजर में इम्प्रूवमेंट है ये कुछ एक बेहतर एक फैसला जो दिया गया है। इससे पहले ये होता था कि झूठे गवाहों का तयन सुप्रीम कोर्ट करती थी और उसकी गवाही की बुनियाद के ऊपर जो फैसला होता था, जो मरकजी मुकदमा होता था, उसके ऊपर फैसला किया जाता था कि आया कि इस गवाह की गवाही इतनी ऑथेंटिक है कि हम जो फैसला है वो कर सकते हैं या नहीं। तो ये होता था, फैसला अदालत कर लेती थी कि इसकी गवाही गलत है, झूठी है, सच्ची है, लेकिन उस गवाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बाद अब झूठे गवाह के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरा जो स्टेप है चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है, जिसमें उन्होंने मॉडल कोर्ट्स मुतारफ कराई हैं, खासतौर पर फौजदारी मुकदमात के हवाले से। और उन मॉडल कोर्ट्स को का जब क्याम है वो पाकिस्तान के जितने जिले हैं, जितने इजला है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो या इस्लामाबाद की सतह के हो, अब वहाँ पर मॉडल कोर्ट्स बना दी गई हैं। वहाँ पर जो पुराने जो क्रॉनिक्स फौजदारी मुकदमा थे उनको सुना जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ उसमें समाअत होती है और उसके फैसले होते हैं। और उन मॉडल कोर्ट्स के अंदर जैसे बुकला एक तरीकाकार अख्तियार करते हैं कि भी आज केस की हियरिंग है और आज वो पेश ना हुए और पेश ना होने की बुनियाद के ऊपर अगली तारीख ले ली। और आम अदालतों में अब भी ये हो रहा है, लेकिन मॉडल कोर्ट्स के अंदर ये इस बात को इंश्योर किया गया है कि जब केस लगेगा तो वकील को तारीख नहीं दी जाएगी, बल्कि वकील को हर हाल में अपने दलाइल देना होंगे। और अगर वकील दलाइल नहीं देगा तो उसकी जगह पे जो उसका जूनियर होगा वो दलाइल देगा। तो इस तरह से ये एक दूसरा बड़ा अच्छा इक़दाम है। लेकिन इसके साथ साथ जो सिर्फ दीवानी जो मुकदमात है उसके ऊपर में मॉडल कोर्ट्स जो है वो बना दी गई हैं और वो काम शुरू कर दिया है। दीवानी केसेस कौन से होते हैं? जो जायदादों के केसेस होते हैं, जिसमें पैसे के लेन देन का मामला होता है, तो इनके ऊपर भी अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है। ये 2 बड़े अच्छे इक़दाम थे। लेकिन अगर माजी से हम इसको कंपेयर करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जो दौर है वो काफी ठंडा है। उस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो रिट माजी में हमने देखी है वो नहीं रही। सो मोटो के हवाले से बहुत ही हाथ इसे कहना हल्का रखना ना होने के बराबर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का अब तक रहा। साकिब निसार साहब का दौर और जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का दौर है, आप इसके जो 3 बड़े फर्क हैं वो क्या देखते? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि सो मोटो बिल्कुल नहीं लिया चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जबकि ये एक स्पेशल अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके तहत ऐसे लोग जो अदालतों के अंदर आ नहीं सकते, अपना इंसाफ जो है वो हासिल नहीं कर सकते, मकसद वो उनका एतमाद ही नहीं है कि अगर वो अदालत में जाएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा, या जहाँ पर बुनियादी हकूक की वायलेशन होती है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, ये अख्तियार जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये बड़ा स्पेशल एक जुरिस्डिक्शन है जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी है कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो, कोई अवामी मफाद का मामला हो, अवामी अहमियत का मामला हो, जैसे कि साहिवाल का वाक़या हुआ, उसमें आपने देखा 2 मासूम बच्चे, उनके वालिदैन को जो है वो गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, कोई सो मोटो नहीं हुआ। अगर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जगह के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार होते तो इसके ऊपर नोटिस लिया जाता। अभी हालिया दिनों में सलाहुद्दीन का वाक़या पेश आया रहीजा खान में, पुलिस की हिरासत के अंदर जो है उस
बेचारे की, मैं बेचारा कहूंगा क्योंकि वो रियासत की तहवील में था। रियासत की जिम्मेदारी है हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करना, ना कि रियासत उस शहरी की जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी जान ले ले। रियासत की हिरासत के अंदर उसकी जान लेने गई, वो हलाक हो गया। अगर ये वाकया साबिक चीफ जस्टिस के दौर में होता तो शायद इसके ऊपर भी सो मोटो होता। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो HR सेल होता था साबिक चीफ जस्टिस के दौर में, जिसमें एप्लीकेशंस आती थी साइलिन की जानिब से जिन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता था, जो ब्यूरोक्रेसी की नौकरशाही की वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार होते थे, मसाइल का शिकार होते थे, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता था, उनकी दादरसी हो जाती थी। वो HR सेल भी जो है वो अब एक किस्म का डेड कर दिया गया है। वहां पर उस तरह से लोगों की दरखास्तें इंटरटेन नहीं हो रही जैसा कि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में हुआ करता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो दादरसी पहले होती थी अब वो किसी लेवल तक कम हो, किसी लेवल पे नहीं। मैंने तो ये कहा कि बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गई। एक सो मोटो भी हमारे चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने नहीं दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी जो हालिया सलाउद्दीन का वाकया हुआ था शायद उसके ऊपर भी सो मोटो हो जाए, लेकिन उस पर भी नहीं। सही। आसिफ सईद खोसा साहब हैं, मतलब इनके जो 5 बड़े इक़दाम आप नाज़रीन को बताना चाहें। उनमें 3 तो मैंने आपको गिनवा दिए और मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो इक़दाम है वो यही थे कि एक इन्होंने जो झूठे गवाहों के हवाले से फैसला दे दिया, तीसरा उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बना दी फौजदारी मुकदमात के हवाले से, तीसरा उनका जो बड़ा फैसला था कि उन्होंने उसके साथ साथ दीवानी जो मुकदमात हैं जिसके अंदर जिसे हम सिविल मुकदमात भी कहते हैं, और ये सिविल मुकदमात ऐसे हैं जो 25-25 साल 40 साल 35 साल तक अदालतों में चलते हैं और फिर भी जाके लोगों को जो इंसाफ होता है वो नहीं मिलता। लेकिन अब इन मॉडल कोर्ट्स के बनने के जरिए ना सिर्फ फौजदारी मुकदमात का फैसला चंद दिनों में 3 से 4 दिनों में हो रहे हैं, बल्कि दीवानी मुकदमात के फैसले भी 1 से 1.5 हफ्ते में हुआ करेंगे भी और हो भी रहे हैं। जस्टिस काजी फाइल ईसा के बेंच में वापसी एक बहुत कहा गया कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या केसेस पे कोई फर्क पड़ेगा इन पर? जस्टिस काजी फाइल ईसा के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर रखा है और जब ये रेफरेंस दायर हुआ था उससे पहले ही जस्टिस आसफ सईद खोसा 3 माह की जो कि समर वेकेशन होती हैं हर साल होती हैं, छुट्टी लेकर वो छुट्टी पर चले गए थे। अब वो दोबारा बेंच में वापस आए हैं तो इसको इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो बेंच में नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर कोई कदर नहीं है बेंच का सरबराह बनने की, उन पर कोई कदर नहीं है किसी बेंच में बतौर जज बैठने की, वो मुकदमात सुन सकते हैं उस वक्त तक जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके रेफरेंस का कोई फैसला नहीं कर लेती, उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, वो बेंच में बैठ सकते हैं। लेकिन जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, ये बिल्कुल एक गलत अंदाज से जो है इस खबर को फैलाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट में क्या बेहतरी मतलब बेहतरी की कोई सूरत नजर आ रही है? देखिए बेहतरी की सूरत मैं देख रहा हूँ और वो दिसंबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 104 दिन जो है वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके बाकी रह गए और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो एक स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसको एक्सरसाइज ही नहीं किया, जो माजी में इस्तेमाल होते रहे साबिक चीफ जस्टिस साहब के मिसाल के दौर में HR सेल में जहाँ एप्लीकेशन लोगों की आती थी, जो ज़रूरतमंद होते थे, जो सताए हुए होते थे नौकरशाही की, उनकी दरखास्तें इंटरटेन हो जाती थी, उस सेल को बिल्कुल जो है वो गैर फाल कर दिया गया है। अब वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें उठाकर दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं या दूसरे जो सेक्शन हैं वहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन जो हम फोर्स कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म की चेंजिंग हो सकती है, आपने साकिब निसार साहब का दौर देखा होगा कि उसे कंपेयर करते थे साबिक चीफ जस्टिस तफात चौधरी के दौर के साथ के साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म है उसे एक पीक के ऊपर ले गए हैं। यानी कि एक दौर था चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस तफात चौधरी का, उसमें ये कहा जाता था कि जुडिशल एक्टिविज्म को उन्होंने मुतारफ कराया और उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी होता था, लेकिन उसकी हमायत करने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने उस जुडिशल एक्टिविज्म को जो है अपनी पीक के ऊपर लेके गए। आप देखें फिर उस दौर के अंदर जो ये वाकया होते थे, अभी जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी आजम समाती के साथ, ये इधर अपना इस्लामाबाद के जो मौजा है क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर वाकया हुआ तो उसके ऊपर नोटिस हुआ। इस तरह से बहुत सारे वाकयात के ऊपर जहाँ पर उन लोगों को इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, पुलिस से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर सो मोटो लिए गए। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में एक बहुत बड़ा खला आया। अब लोग इस पर भी सोचते हैं कि ये चीफ जस्टिस आता है वो सो मोटो को एक पीक के ऊपर ले जाता है, जुडिशल एक्टिविज्म को एक पीक के ऊपर ले जाता है। एक और अगला चीफ जस्टिस आता है वो उससे बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। तो लोगों के लिए एक सोचने की बात बन जाती है कि हम किसको सही करें, जो जुडिशल एक्टिविज्म को पीक पर लेके गया, बुलंदियों के ऊपर लेके गया, या फिर वो चीफ जस्टिस जो बिल्कुल ही सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो बिल्कुल जुडिशल एक्टिविज्म के
के खिलाफ है, उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मैं ये फोर्सिंग कर रहा हूँ आने वाले दिनों में, जब 20 दिसंबर 2019 की तारीख होगी, मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएंगे और उनके बाद जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस गुलजार अहमद, और ये जस्टिस गुलजार अहमद वो जज हैं जिन्होंने पनामा के मुकदमे में पहले राउंड के अंदर, मतलब 20 अप्रैल 2017 को जब पनामा का पहले फेज का फैसला सुनाया गया था, जिसमें 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था आर्टिकल 62 एक्ट के तहत कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो उसमें जस्टिस गुलजार अहमद भी शामिल थे और मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सिंह खोसा भी शामिल थे। तो उनके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो तकरीबन 2.25 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, जो कि सबसे बड़ी अदालत है जहां पर हतमी तौर पर इंसाफ का आखिरी फैसला होता है। और उनके दौर में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जिसकी मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में जब बैठ गई थी, अब दोबारा से वो उसे जो वो आएंगे और गेयर अप करेंगे। और लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में देखा, जो एक्सीलेटर इनके पास ये इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से, तो उससे ये लग रहा है कि शायद ये मजीद बहुत आगे जाएगा और जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत काफी सारे सो मोटो देखने को भी मिलेंगे, प्रोसेस भी होंगे। आर्टिकल 184 की जो दरखास्तें हैं जो मौजूदा दौर के अंदर इंटरटेन नहीं हो रही, उनका ऑब्जेक्शन लगाकर रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस कर दिया जाता है, वो भी इंटरटेन होगी, क्योंकि काफी कीन है। हमने ये देखा है कि अवामी इश्यूज के ऊपर, बुनियादी हकूक के मामला के ऊपर और जो मफाद आमा के मामला हैं उनके ऊपर काफी कीन दिखाई देते हैं। जैसे गुलजार अहमद कराची के अंदर आपने खुद देखा होगा, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, सर्विसेज मैटर्स के हवाले से, शफाफियत के हवाले से उनके बड़े रिमार्क्स होते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अपने आप को तैयार कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में काफी तब्दीली होगी। मौजूदा जो एक पैसिव हो गया है जुडिशियल एक्टिविज्म, वो जाके 20 दिसंबर 2019 के बाद दोबारा एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इमरान नसीब साहब हैं और इन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगाह किया है और इन्होंने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इक़दाम किए हैं और इन्होंने हमें ये भी बताया है कि किन कामों में सुप्रीम कोर्ट की कमियां रही हैं और उनको किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट फिर तवज्जो का मरकज़ बनने जा रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इमरान नसीब साहब।